नमस्कार भाइयों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा, देश की वित्त मंत्री सीतारमण 13 मई से लेकर 17 मई तक लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ घोषणाएं करती रही हैं। इन घोषणाओं में जो 12 मई को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के संबोधन किया था, उस संबोधन में जो लॉकडाउन के तहत मजदूर, किसान, व्यापारी, दूसरे लोग, दूसरे हिस्से जिनकी अर्थव्यवस्था तबाह हुई है, जिनके रोजगार छिने हैं, उन्हें कुछ राहत देने की बात उन्होंने की थी। और इस राहत पैकेज के नाम पर 20 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज जारी किया था। इस 20 लाख करोड़ में हालांकि जाने माने अर्थशास्त्रियों ने, विद्वानों ने इनकी इस घोषणा का तुरंत ही पोस्टमार्टम कर डाला था, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि ये हम उन योजनाओं में जो पैसा खर्च हुआ है, जो पहले हम कर चुके हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो लगभग 20 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ वो हिस्सा था जो पहले विभिन्न योजनाओं में खर्च हो चुका है, जैसा कि सब आप लोग जानते हैं। अब इसकी जिम्मेदारी कि ये जो 20 लाख करोड़ की घोषणाएं होंगी, किस हिस्से को क्या दिया जाएगा, ये वित्त मंत्री सीतारमण पर डाली गई। उन्होंने ये घोषणाएं की मुल्क के सामने। उनमें आज हम बात करेंगे जो किसानों के बारे में घोषणाएं उन्होंने की हैं वित्त मंत्री ने, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले 30,000 करोड़ के किसानों को कर्ज की घोषणा की है। ये कर्ज किसी सस्ती दर पर नहीं है, ये कर्ज माफ़ करने के लिए नहीं है, इसमें कुछ रियायत देने के लिए नहीं है। बस नाबार्ड के जरिए, सहकारी बैंकों के जरिए, ग्रामीण बैंकों के जरिए ये किसानों को बांटे जाएंगे ये कर्जे। दूसरा, बस कृषि क्षेत्र में किसानों को जो कृषि कार्ड हैं, कृषि कार्ड, उन कृषि कार्डों को 2.5 करोड़ किसानों तक बढ़ाया जाना है। ये दूसरी उपलब्धि है, जिन्हें 2 लाख करोड़ का कर्जा दिया जाएगा। यानी कोई कर्जा माफ नहीं किया है किसानों का इस बीच, किसी तरीके उनके खाते में कोई रियायत नहीं पहुंचाई है, कोई पैसा नगद भुगतान नहीं किया है, कर्ज का ब्याज तक भी माफ नहीं किया है। लेकिन इस तरीके की घोषणा करके किसानों को धोखा देने की कोशिश की गई है। आप जानते हैं कि एक पैकेज प्रधानमंत्री ने जब पहली बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तब जारी किया था 1,70,000 करोड़ का। इस 1,70,000 करोड़ में भी वही बात शामिल थी। उसमें से लगभग आधा पिछली योजनाओं का था या बजट के खर्चे का था, और उसमें से किसान सम्मान निधि का पैसा भी शामिल था। जो घोषणाएं पहले हो चुकी हैं उनको इसमें शामिल किया गया। सिर्फ ये है कि कुछ किस्त एडवांस कर दी जाएंगी, उनके खातों में पहुंचा दी जाएंगी किसानों की। तो एक वो घोषणा थी जो अलग से कोई पैकेज नहीं था। दूसरा, वित्त मंत्री सीतारमण ने जो घोषणाएं की हैं 5 दिन में, उनमें खेती और किसानों से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये कुल जो घोषणाएं हुई हैं 1,65,000 करोड़ की हुई।
इनमें से जो ऐसे हिस्से हैं जैसे डेयरी के विकास पर 15,000 करोड़ रखा गया, पशुपालन के लिए 13,000 करोड़ रखा गया, मछली पालन के लिए 11,000 करोड़ रखा गया, और इसी तरीके से जो जड़ी बूटी हर्बल दवाएं, जड़ी बूटियां पैदा की जाएंगी उनके लिए 4,000 करोड़ रखा गया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री बीमा योजना में भी कुछ पैसा रखा गया। ये लगभग 65,000 करोड़ की घोषणाएं थीं। हालांकि हम जानते हैं कि ये अलग अलग जो घोषणाएं की गई हैं, इनमें जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जड़ी बूटी के नाम पर, पैदा करने के नाम पर 4,000 करोड़ की घोषणा की गई है। ये गंगा के किनारे किनारे 25 लाख एकड़ जमीन उनको कंपनियों को दी जाएगी जो इसको विकसित करेंगे, जो इसमें खेती करेंगे, उनके हवाले की जाएगी। इसी तरीके से डेयरी को अगर प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो वर्तमान में जो किसान की हालत है, किस तरीके से लॉकडाउन के तहत किसानों जो दूध उत्पादक है वो उसके दूध के कहीं बिक्री बंद हो गई, दाम गिर गई और वो अपने दूध को सड़कों में, नालियों में बहाने के लिए मजबूर हुआ है। या हमारी जो डेयरियां पहले से चल रही हैं या सहकारी डेयरियां, उनके विकास के लिए नहीं है। ये डेयरी में जब ट्रंप को बुलाकर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया जा रहा था, उस समय डेयरी उद्योग में विदेशी कंपनियों को भागीदारी के लिए रास्ता करार करने की कोशिश हो रही थी। उसी तरीके से मछली पालन में करार करने की कोशिश हो रही थी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो सब किया जा रहा है, ये किसान को कोई जो तंगी उसके साथ एक साथ संकट आ गया है लॉकडाउन के तहत, उसके लिए कोई नगद राशि उसके खाते में पहुंचाने का काम नहीं है, बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है जो भविष्य में दीर्घकालीन तौर पर विकसित हो सकेगा और जो कंपनियां और जो दूसरे हिस्से खेती में आ रहे हैं उनकी मदद कर सकेगा। ये 65,000 करोड़ रुपया उसी तरीके से इस्तेमाल हुआ है। साथियों, आप जानते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि बीमा फसल योजना, कृषि फसल बीमा योजना, ये जो लागू की गई, इसमें सरकारी क्षेत्र की सिर्फ एक नोडल कंपनी काम कर रही है, बाकी प्राइवेट बीमा कंपनियां काम कर रही हैं। वो जो सरकार उनके किस्त जबरिया काटी जाती है, किसानों केसीसी लेने वालों से जबरिया किस्त काटी जाती है और उसका भुगतान की कोई गारंटी नहीं होती। और इस तरीके से वो कंपनियां, सरकार जो खर्च करती है उसका बड़ा भारी रकम वो डकार जाती हैं। ये सारा विकास का मॉडल खेती में इसी तरीके का आ रहा है। लेकिन आज हम आपका जो ध्यान है वो एक बड़ी घोषणा की तरफ करना चाहते हैं, क्योंकि ये मैंने जो अभी बात बताई यही खाली कुछ चंद क्षेत्रों में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से गद्दी पर आए हैं तब से आज तक जो नीतियां लागू की गई हैं, वो नीतियां खेती में विदेशी कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों को खोलने के लिए एक के बाद एक प्रयास किया गया है। और वो बात हमें प्रधानमंत्री के 12 मई के भाषण में भी दिखाई देती है। क्या बोल रहे थे? आत्मनिर्भर आधार बनाने की बात कर रहे थे
भारत का आत्मनिर्भर अभियान, और उसका जो आधार उन्होंने बनाया वो लैंड, लिक्विडिटी, लॉ, डिमांड, ये चीजें रखी गई। यानी आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, कंपनियों को खेती की जमीन का लूट करने से एक तरीके से ये खुली छूट देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार 3 बार अध्यादेश ला चुकी है, सिर्फ इस बात के लिए कि किसानों की 2013 के कानून में जो अधिग्रहण के समय किसानों की उनसे सहमति लेने का अधिकार हासिल हो गया है लड़ाइयों के जरिए, उस अधिकार को खत्म करने के लिए 3 बार अध्यादेश ला चुके। यानी वो सारी बाधाएं इन कंपनियों के लिए, कॉर्पोरेट जगत के लिए खत्म कर देना चाहते हैं जो खेती में वो आ रहे हैं। इसलिए जमीन के सीलिंग जैसे कानून, पट्टा कानून, अधिग्रहण कानून, इन सब को खत्म करने के लिए मैदान खोलने की कोशिश करते रहे। इसी तरीके से बीज के कानूनों में बदलाव किया गया। मॉन्सेंटो जैसी कंपनी अभी तक सारे बीजों पर कब्जा कर चुकी हैं और अभी बीज कानून जो संसद में लंबित है उसको पास करने की कोशिश हो रही है। उन कंपनियों के पूरी तरीके से उनके पक्ष में ढालने की कोशिश हो रही है, इस बहुमत का फायदा उठाकर। उसी तरीके से सिंचाई क्षेत्र में कोशिश की गई। ये जो पैकेज दिया गया है डिस्कॉम को, बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ का, ये अचानक नहीं है। ये बिजली के निजीकरण की बहुत बड़ी शुरुआत जो कर चुके हैं, और बिजली कानून 2003 जो अटल जी बनाकर गए थे, जिसमें निजी कंपनियों को बिजली में आने की छूट दी गई, तरह तरह के उनके पक्ष में कानून बनाए गए तब से अब तक, उसमें और संशोधन की कोशिश कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से बिजली को निजी क्षेत्र में देने का एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। रिलायंस जैसी कंपनी और दूसरी कंपनियां जो बिजली वितरण में ऑलरेडी मौजूद हैं, उन्हें राहत देने के लिए 90,000 करोड़ का पैकेज किया गया। ये किसानों पर, निश्चित तौर पर किसानों को बिना मीटर की बिजली का खात्मा करके उन्हें सस्ती बिजली देने का कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ट्यूबवेलों में मीटर लगाने का कोशिशें बार बार हो रही हैं। तो ये सारे जो कानून बदले जा रहे हैं, खेती से संबंधित 4 चीजें मुख्य होती हैं। जमीन, उसमें कोई बाधा ना आए कॉर्पोरेट जगत को। बीज, वो सब उनके हवाले हो जाए। सिंचाई तंत्र, वो सब उनके कब्जे में आए। उसी तरीके से कृषि बाजार, ये सब उनके कब्जे में आ जाए। तो इसलिए वो कोशिश करते रहे पूरी। और अब जो सीतारमण जी ने ये 1,65,000 करोड़ की जो घोषणा की है, उसमें से 1 लाख करोड़ ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, आधारभूत ढांचे को बनाने के लिए है जो खेती में ठेका खेती के लिए आधार बनाएगा। इसलिए आप खुद देख सकते हैं मार्केट को, कृषि जिन्सों के मार्केट को किस तरीके से बरी करने की कोशिश की है, उसे स्वतंत्र खोलने की, कंपनियों के लिए खोलने की कोशिश की है। 2 घोषणाएं वित्त मंत्री की बहुत महत्वपूर्ण है। एक घोषणा है, अब ये जो मंडी कानून राज्यों में बने हुए हैं, इनको एक तरफ नकारते हुए कृषि जिन्सों के व्यापार के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की बात हो रही है, जिसकी घोषणा मोदी सरकार पहले ही कर चुकी है। ई नेम के नाम पर, यानी ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये बनाने के नाम पर पहले ही वो घोषणा कर चुके हैं। अभी उसका घोषणा में बाकायदा उन कानूनों को बनाने का ऐलान कर दिया गया है। और अब एक केंद्रीय कानून होगा
उसमें छूट होगी। किसान अपनी फसलों को कहीं भी देश भर में कहीं जाके बेच सकता है। कोई भी कंपनी किसान से डायरेक्ट या व्यापारी डायरेक्ट किसानों से खरीद फरोख्त कर सकता है। एक छूट देने के लिए ये बड़ा भारी संशोधन किया गया है। आप जानते हैं, हरित क्रांति के दौर में जब ये मंडी कानून बने थे, उस समय उससे पहले थोक व्यापारी और ये निजी कृषि कंपनियां कृषि जिंसों के व्यापार में सक्रिय थी और वो किसानों को मनमाने रेट पर उनसे फसलें खरीदती थी, लूटती थी, अपने भंडार भरती थी, अकाल पैदा करती थी, जहां चाहे बेच देती। और उस समय आमतौर पर देखा जाता था कि सत्ताधारी पार्टी उनके दबाव में जब किसानों की फसल आती थी तो लदान के गेट बंद कर दिए जाते थे और जब भंडार में पहुंच जाता था, निजी क्षेत्र के भंडार में, तो लदान खुल जाते थे। आज वही कोशिश फिर हो रही है। जब ये कानून बने, मंडी कानून विभिन्न राज्यों ने बनाए, उनको स्वतंत्रता दी गई इस तरीके के कानून बनाने की, केंद्र की तरफ से ऐलान किया गया। और जो बड़े व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, और इन कंपनियों को कृषि जिन्स के व्यापार से अलग कर दिया गया था। अफसोस की बात है कि सीतारमण की इस घोषणा में मोदी की सरकार ये बहुत बड़ा जनता के साथ धोखा कर रही है कि फिर से कृषि जिन्सों के व्यापार में उन विदेशी कंपनियों और उनको थोक व्यापारियों को फिर से लाया जा रहा है। ये निश्चित ही हिंदुस्तान के किसान, कृषि जिन्सों के व्यापारी, छोटे व्यापारी, आड़ती वगैरह और तमाम उपभोक्ता, इन सब के लिए विनाशकारी साबित होगा। ये कानून हिंदुस्तान की जो खाद्य सुरक्षा है, जो ये गारंटी करती है किसी भी आपदा के समय, जैसे आज कोरोना के समय अगर सरकारी भंडार अनाज से भरे हुए नहीं होते तो आज देश के सामने कैसी तस्वीर होती, भुखमरी का क्या हाल होता। ये वो गारंटी है, हमारी खाद्य सुरक्षा की गारंटी, इसको खतरे में डालने का काम हो रहा है। इसको खतरे में डालने की घोषणा की गई और ये 1 लाख रुपया उसी ढांचे को बनाने पर खर्च किया जाएगा। उसी तरीके से एक दूसरी घोषणा की गई है। दूसरी घोषणा में ये जो कृषि जिन्स हैं, इनके लिए एक कानून था। उन बड़े व्यापारी और कंपनियां किसानों से खरीदकर अपने भंडार भर लेती थी, रेट बढ़ाकर बेचती थी, यहां तक कि बनावटी अकाल पैदा कर देती थी। लोग भूख से मरते रहते थे, इनके भंडार भरे रहते थे। इस पर रोक लगाने के लिए 1955 में एक केंद्र सरकार ने एक आवश्यक वस्तु कानून अधिनियम बनाया। इसके तहत कुछ जिन्सों को, वस्तुओं को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया, जैसे चीनी है, अनाज है, दाल है, तेल है, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, ये जो चीजें हैं इनको आवश्यक वस्तु, और इसमें समय समय पर सरकार ऐसी घोषणा करती रहती थी, इनको शामिल करती रहती इनमें चीजों, इनके व्यापार पर अंकुश लगा दिया गया। इसका भंडारण सरकार तय करेगी, इसकी भंडारण सीमा।
उसी तरीके से इसकी खरीद फरोख्त के बारे में कानून सरकार बनाएगी, इस पर नियंत्रण रखेगी पूरी तरीके से। अब इसमें संशोधन करके सीतारमण जी ने और आवश्यक वस्तु कानून की में से उसमें संशोधन किया और उसमें से अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, आलू, प्याज, इनको बाहर कर दिया है। चीनी को पहले ही कर चुके हैं। जब एफएनआरपी कानून बन रहा था गन्ने के भुगतान का रेट का, उस समय आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन किया गया था और चीनी को आवश्यक वस्तु से बाहर कर दिया था। चीनी मिलों के दबाव में उन्हें स्वतंत्रता हो गई इस बात की। तो अब सरकार उन पर लेवी लगाने की पोजीशन में नहीं रही। जो आम आदमी को चीनी राशन से मिलती थी, वो राशन की जो चीनी आती थी, लेवी चीनी जिसको बोलते थे, वो उन पर लगना बंद हो गई और इस तरीके से तमाम जनता के मुंह से, गरीबों के मुंह से उस चीनी को छीन लिया गया। अब इस संशोधन के बाद जब कंपनियां व्यापार में होंगी, कृषि जिंसों का व्यापार थोक व्यापारी या कंपनियां करेंगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वही स्थिति, वही हालात देश के सामने फिर खड़े हो सकते हैं। और फिर इसलिए खड़े हो सकते हैं कि जो कंपनियां आ रही हैं वो पूरी दुनिया में आयात निर्यात करती हैं। इन घोषणाओं में उनके लिए आयात निर्यात बोर्ड अलग से बनाने की बात हो रही है, यानी कृषि जिंसों का आयात निर्यात बोर्ड अलग से बनाने का बात हो रही है। तो अब जो पूरी दुनिया में इस समय कृषि कंपनियां, कृषि व्यापार कंपनियां, वो किस तरीके के हालात पैदा कर रही हैं, हम और आप सभी जानते हैं। उससे जोड़ा जा रहा है भारत के किसान को। अब तक एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था हमारी थी, जो समर्थन मूल्य घोषित करके फसलों की सरकारी खरीद 1971 में शुरू की गई थी, हरित क्रांति के दौर में। वो यही था, दुनिया की मंडी में फसलों के कितने ही दाम गिर जाएं, अनाज के कितने ही दाम गिर जाएं, लेकिन हम अपने किसान को समर्थन मूल्य के आधार पर, बेशक वो नीचे वाला रेट हो, लेकिन इससे नीचे रेट नहीं गिरेगा, हम अपने किसान की फसल को इस आधार पर खरीदेंगे, उसे खरीदेंगे, बर्बाद होने से बचाएंगे किसान। उसी तरीके से एफसीआई का गठन किया गया और एफसीआई का गठन करके राशन वितरण प्रणाली के जरिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीब उपभोक्ता को, आम उपभोक्ता को सस्ता अनाज मुहैया कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी अनाज के रेट हो जाए, लेकिन हम अपने उपभोक्ता को इस सस्ती दर में अनाज उपलब्ध कराएंगे, ये गारंटी थी। साथियों, ये वित्त मंत्री की ये घोषणा, मोदी जी की ये घोषणा इतने जबरदस्त आधार को खत्म करने के लिए ये घोषणाएं हैं। एक बार कृषि जिंसों का व्यापार अगर दुनिया की मगरमच्छ कंपनियों के कब्जे में आ जाएगा, तो उसको, और ये ढांचा शांता कुमार कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, जिसे सरकार, मोदी सरकार स्वीकार करने जा रही है, ये पूरा समर्थन मूल्य इस सिस्टम का खात्मा, और अभी सीतारमण ने जो घोषणा किया है कि फसलों के मूल्य में सरकार किसी किस्म का भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसका मतलब समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं होगी, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी, तो देश को फिर उसी हालात में धकेला जा रहा है जिस हालात में हरित क्रांति से पैदा, हरित क्रांति के फैसले से पहले था हमारा देश। देश में अनाज का उत्पादन नहीं होता था, बाहर से अनाज मंगा कर खाते थे। अमेरिका PL 480 जैसी कड़ी शर्तों पर हमें अनाज मुहैया कराता था। वही हालत फिर बनाने की कोशिश हो रही है
और सीतारमण जी ने जो और घोषणाएं की हैं, इसमें हम भंडारण चेन बनाएंगे। वो भंडारण चेन किसान के लिए है क्या? वो कंपनियों की भंडारण चेन होगी। उनकी सुविधा के लिए सरकारी खजाने से ढांचा बना कर दिया जा रहा है, सरकारी खजाने से। उसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग कंपनियां होंगी। हमारे कुछ साथी कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ विद्वान भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर। ये कि किसानों की कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प समूह, इनको भी शामिल कर दिया गया है उसमें। लेकिन ये तभी चल पाते हैं साथियों, जब ऊपर से काम करने वाली ताकत सरकारी यानी स्टेट की होगी, सरकारी क्षेत्र में होगा सारा ढांचा, तब ये चीजें किसान कोऑपरेटिव और ये दूसरे काम कर पाते हैं। निजी क्षेत्र के ढांचे में उनकी क्या दुर्गति होती है, हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन हम इसमें अफसोस की बात यह है, हमारे कुछ बड़े विद्वान लोग भी, अर्थशास्त्री भी, ये जो 1 लाख करोड़ की घोषणा की गई है, इसे खेती के विकास के लिए की गई घोषणा समझने लगते हैं। उनका इस समय जोर जरूर रहता है कि किसान के खाते में कुछ नगद पहुंचना चाहिए, मजदूर के खाते में कुछ नगद पहुंचना चाहिए। जो लॉकडाउन में तबाह हुए हैं उनको पहले कम से कम जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इसकी बात तो करते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने घोषणा करके हमेशा के लिए एक तबाही पूरे देश की जनता पे, पूरे देश सामने खड़ी कर दी है। उसके बारे में उनकी चिंता नहीं होती है। ये थोड़ा दुख की बात है। साथियों, ये तस्वीर हमारे सामने है। इन सारी चीजों को करने वाली सरकार, सारे कानूनों को लाने वाली सरकार, घोषणाओं को करने वाली सरकार मोदी जी की सरकार है, जिनके बारे में जो तबाह हो रहा है वो भी उनका गुणगान करता है। जिसको पेंशन खत्म हो गई वो भी उनका कर्मचारी उनके साथ गुणगान करता है। जिनके किसानों के खेतों को गाय खड़ी फसलों को खा रही हैं वो भी उन्हें वोट देता है। जिनकी नौकरियां छूट रही हैं वो भी उन्हें वोट देता है। इस तरीके का एक माहौल इस मीडिया, जिसे गोदी मीडिया बोलते हैं, इन कंपनियों के मीडिया ने पैदा कर दिया है। ये जिम्मेदारी उन तमाम किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और सारे उपभोक्ताओं की है कि देश को इस महाविनाश की तरफ जाने से रोकें और इसके खिलाफ उठकर खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद।